सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एलिजाबेथन एज और एलिजाबेथन पीरियड और एलिजाबेथन ईरा। और इस एलिजाबेथन ईरा के अंदर हमने एलिजाबेथन ड्रामा कवर किया, हमने एलिजाबेथन पोइट्री कवर की। आज हम एलिजाबेथन प्रोज कवर करेंगे। और जब हम एलिजाबेथन ड्रामा पढ़ रहे थे तो कुछ पोइट्री भी कवर हो रही थी, और जब हमने पोइट्री पढ़ी तो कुछ जो है ड्रामेटिक पोइट्री भी साथ साथ मेंशन हो रही थी। और जब हमने जो है वो ड्रामा और वो प्रोज पोइट्री पढ़ी तो कुछ प्रोज के राइटर भी बीच में मेंशन हो रहे थे, तो ये ओवरलैप हो रहे थे। तो आज हम एलिजाबेथन प्रोज आथर्स को देखेंगे। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है कि कुछ रेनेसां के आथर जो है वो एलिजाबेथन टाइम से आगे भी जाते हैं, क्योंकि एलिजाबेथन के बाद क्वीन एलिजाबेथ के बाद क्वीन मैरी का टाइम आता है, ब्लडी मैरी का जैसे याद करते हैं। तो कुछ जो है ओवरलैप होगा। जब हम प्यूरिटन एज में आगे जाएंगे तो शायद वो डबल मेंशन भी हो कहीं कहीं। खैर देखते हैं जो प्रोज के जो बड़े बड़े आथर हैं वो कौन से, उनका क्या काम है। और फिर इनमें से कुछ आथर मैं चाह रहा हूँ कि आप शॉर्ट 2-2 3-3 मिनट की ना, 3 मिनट की सिर्फ प्रेजेंटेशन लेके आए, बड़ी शॉर्ट सी कि कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन जो स्लाइड में कुछ चले ओवरलैप भी हो जाए मेरे साथ तो कोई हर्ज नहीं है। वो खास तौर पे वो चीज़ें जो मैं अभी मिस कर जाऊंगा बताते हुए, तो वो आप डिटेल से उनको लेके आए और उनकी प्रेजेंटेशन करेंगे कल। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने नहीं कभी प्रेजेंटेशन की, मैं चाह रहा हूँ वो लोग लें। सो एलिजाबेथन प्रोज जो है, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन बनेगा जो सारा एलिजाबेथन एज में चल रहा है, रेनेसां का इंट्रोडक्शन जो बन रहा है। यानी हम फिर से मेंशन करेंगे ह्यूमनिज्म, और अब तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल ये क्या चीज़ है, कितनी बार हमने मेंशन करना है। रेफर्मेशन, डिस्कवरी, क्यूरियोसिटी, और एक नई टर्म भी इस दफा साथ रखेंगे, आर्टिफिशियलिटी। ठीक है, एग्जैजरेशन जो है, फ्लवरी लैंग्वेज जो है, वो प्रोज की चौका खासा था, तो इस वजह से। और ये कौन लेके आए इस पर भी हम बात करते हैं। सो एलिजाबेथन पीरियड वाज आल्सो द पीरियड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश प्रोज भी स्टार्ट होती है, एक बिल्कुल एक नए टेस्ट के साथ प्रोज यहाँ पे आती है, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है मिडल एजेस की प्रोज से। During the reign of Elizabeth, prose began to be used as a vehicle of various forms of amusement and information. दोनों पर्पस के लिए, क्योंकि इससे पहले फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन तो प्रोज यूज होती थी, खासतौर पे हिस्ट्री लिखी जाती थी, और लेकिन फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट नहीं थी। क्योंकि फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट क्या चीज थी? पोइट्री। पोइट्री और ड्रामा जो है इसे समझा जाता था कि फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट आप लैंग्वेज कंपोज करते हैं ताकि लोग एंजॉय कर सकें। प्रोज तो लेमैन की लैंग्वेज है, इसमें तो अम्यूजमेंट कैसे हो सकती है? लेकिन अब फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट भी स्टार्ट होती है, एंड इट्स पॉपुलैरिटी इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्रीज्ड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रिंटिंग प्रेस। खास जो रोल प्ले किया है ना, वो प्रिंटिंग प्रेस ने किया। प्रिंटिंग प्रेस तो यूं समझ लें वो टर्निंग चीज है, वैसी टेक्नोलॉजी है। आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न एज में भी आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जितने भी इन्वेंशन आ रही हैं, ये एज तब्दील होती जाती है इनके साथ, माशरा तब्दील हो जाता है इनके साथ। जैसे अभी देख रहे हैं हम एक ऐसी मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हैं जहां आप डिफरेंट सिटीज में बैठ के, मैं एक और शहर में बैठा हूँ, जबकि आप सुनने वाले जो हैं इस क्लास को पार्टिसिपेंट जो हैं वो काफ़ी सारे शहरों में अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, और हम एक ही क्लास कर रहे हैं। ये पुराने वक्तों में इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। तो उस टाइम पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो प्रिंटिंग प्रेस थी, और प्रिंटिंग प्रेस ने प्रोज को अम्यूजमेंट के यूज के लिए हेल्प किया और इसको स्प्रेड किया, क्योंकि लोगों में अब शऊर बढ़ रहा था और एक पढ़ी लिखी क्लास भी इमर्ज हो रही थी। आगे चल के हम देखेंगे कि इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एजुकेशन बढ़ती है, और इसी एजुकेशन के बढ़ने से जो पहले सिर्फ मेल ही पढ़ा करते थे, फीमेल भी पढ़ना शुरू करती हैं, और एक बहुत बड़ी क्लास जो एक मिडिल क्लास पढ़ी लिखी वो वजूद में आती है, जिसके नतीजे में आगे हम जाके देखेंगे कि एक नई टाइप का जॉनरा जो है मर्ज होता है नॉवल की फॉर्म में। वो सारा प्रोज वर्क है, बल्कि प्रोज बुक्स लिखी जाती हैं बड़ी बड़ी। Her books on history, travel, adventures, and translation of Italian stories appeared in large numbers. प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया कि अगर शुरू में इन्होंने नहीं भी कुछ लिखा था, तो जो इटालियन डाटा था, जो पुराना डाटा था, या जो इटली में लिखी जा रही थी वहां तो रेनेसां पहले से आ चुका था, या ग्रीक का जो
अदब था उसको ट्रांसलेट किया। एडवेंचर्स की बुक बेशुमार लिखी गई, ट्रैवलॉग्स लिखे गए, ट्रैवल राइटिंग लिखी गई, हिस्ट्री लिखी गई, प्रोज फॉर्म में इस तरह का बेशुमार वर्क हमारे सामने आता है। और इवन एक नई फॉर्म ऐसे भी हमारे सामने आती है जिसे फ्रांसिस बेकन ने इन्वेंट किया। कहाँ पे? इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर आप कह लेंगे वो लेके आया उसको, नए सिरे से तो नहीं इजाद किया था, लेकिन इन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लेके आया, इटली के मॉडल को, मॉन्टेन के मॉडल को कॉपी करते हुए। और फिर वहां से जो है सर सैयद अहमद खान ने जब विजिट किया था इंग्लैंड का, तो उन्होंने बेकन के ऐसे से मुतासिर होके उर्दू में पहला ऐसे आके लिखा हिंदुस्तान में आके। तो इसमें अगर देखें जो पहले बड़े आथर हमारे सामने आते हैं, जॉन लिली, जिनको हमने प्रीवियसली एज ए ड्रामेटिस्ट भी इनको मेंशन किया है। तो though there was a large number of the prose writers, there were only Lilly who was conscious of his art, ठीक है, and who made solid contribution to the English prose style when it was in its infancy। बिल्कुल स्टार्ट में जब 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 प्रोज जो है वो डेवलप हो रहा था, एक इन्फेंसी की स्टेज में था, तो इसको एक स्टाइल दिया है। तो सबसे बड़ा जो स्टाइलिश या स्टाइलिस्ट है या स्टाइलिश जो राइटर है वो जॉन लिली है। द Elizabethan people were intoxicated with the use of the English language, which was being enriched by borrowing from the ancient authors. They took delight in the use of the flowery words and the graceful, grandiloquent phrases जो develop की खास तौर पे लिली ने। With the new wave of patriotism and the national prestige, the English language, which had been previously eclipsed by Latin and relegated to a lower position, now came to its own and it was fully exploited now। तो जो खास तौर पे बल्कि यहाँ हमें लिखना चाहिए था साथ कि लैटिन के अलावा जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में भी इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था इसकी पोजीशन को, लेकिन ये ग्रेजुअली हमने पढ़ा था कि रिस्टोर हो रही थी। और चौसर ने इसको मीडियम बनाया, एक सोल मीडियम ऑफ लिटरेचर बना के इसको जो इज्जत दी थी इस लैंग्वेज को, ग्रेजुअली जब प्रोज लिली ने प्रोज आके लिखी है तो एक इंटॉक्सिकेशन जो है सोसाइटी में फैल गई। हर बंदा तकरीबन इसके वर्क को पढ़ता है, वो आगे हम देखते हैं वो क्या जो इसका मैग्नम ओपस है, मास्टरपीस है जॉन लिली का। The Elizabethan loved decorative modes of expression and flowery style। अभी वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन फॉर दैट टाइम, बल्कि आगे चल के देखेंगे कि एस्थेटिक मोमेंट आती है तो उसमें भी जो है इस बात को अप्रिशिएट किया जाता है, आर्टिफिशियलिटी को। समटाइम इसके तनकीद का निशाना बनाया जाता है और समटाइम हम कहते हैं सोफिस्टिकेशन जो है, जो लैंग्वेज का फ्लावरी यूज है, डेकोरेटिव स्टाइल है, उसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। So Euphues जो है the first author who wrote prose in the manner that Elizabethan wanted, कि वो डिजायर कर रहे थे ऐसी कोई प्रोज हो, लैंग्वेज जो कि अब एनरिच हो रही थी। So that was the Lily, whose Euphues popularized a highly artificial and decorative style. It was read and copied by everybody. Its maxims and the phrases were freely quoted in the court and the marketplaces। यानी कोर्ट के अंदर भी, एलिजाबेथ के कोर्ट के अंदर भी, ऑफिशियल प्लेसेस के अंदर भी वो कोटेशन, फ्रेजेस और मैगजिम्स यूज हो रहे थे, और मार्केट प्लेस के अंदर भी, आम पब्लिक प्लेस जहाँ पे बैठते थे लोग। And the word euphemism became a common description of the artificial and flamboyant style। तो euphemism जो है वो बन गया, एक टर्म बन गई आर्टिफिशियल स्टाइल की, डेकोरेटिव लैंग्वेज की, एग्जैजरेटेड टर्म्स की। आज को यूज करें तो हम इसे यूफिज्म ये टर्म जो है यूज करते हैं। आल तो ये टर्म तो का फर्क है यूफेमिज्म से। यूफेमिज्म और यूफिज्म ये दो अलग टर्म्स हैं। तो लेक्चर के बाद जो है वो मैं पूछूंगा ये सवाल, अभी आप नोट कर लेंगे यूफेमिज्म क्या है, और यूफिज्म तो मैं बता रहा हूँ कि क्या है, वो अभी नहीं बता रहा बल्कि आपने खुद से सोचना। स्टाइल जो सबसे बड़ा हॉलमार्क है वो जॉन लिली का, वो तो है उसका स्टाइल है। तो स्टाइल क्या था? द स्टाइल यूफियस हैज थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तीन बड़े में हम इसको देख सकते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन एंटीथेसिस एंड एलिट्रेशन। जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करता था लिली, वो एंटीथेसिस और थेसिस पे होता था, और वो उसमें एलिट्रेशन होती थी। इन अदर वर्ड्स इट कंसिस्ट ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स। सेंटेंस बैलेंस होता था, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता था, और से थीसिस और एंटीथेसिस में, विच आर सिमिलर इन साउंड बट
विद अ डिफरेंट सेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से हमें देखना पड़ेगा। यूफियस इज डिस्क्राइब्ड एज ए यंग मैन, यूफियस हीरो का भी नाम है वर्क के साथ। किस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ यूफियस, कैसे डिस्क्राइब हो रहा है देखिए, ऑफ मोर विट देन वेल्थ, येट ऑफ मोर वेल्थ देन विजडम, ठीक है। ही इज द पर्सन ऑफ, क्या इसके पास है, ऑफ मोर विट देन वेल्थ, ठीक है, विट ज्यादा है, मोर विट देन वेल्थ, ठीक है। अकल जो है या समझ या क्लेवरनेस माइंड जो है, शार्प माइंडेडनेस जो है वो ज्यादा है दौलत से, एंड येट मोर वेल्थ देन विजडम। लेकिन फिर हम दूसरे सेंटेंस का पार्ट देखें, कितना दिलचस्प है कि वेल्थ ज्यादा है विजडम से, ठीक है। विजडम एक समझ को कहते हैं, बैलेंस को कहते हैं। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाइल इज दैट नो फैक्ट इज स्टेटेड विदाउट रेफरेंस टू सम क्लासिकल अथॉरिटी, ठीक है। हमेशा जब भी कोई यानी क्लासिकल अथॉरिटीज और रेफरेंसेस का बेशुमार इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल, व्हेन द ऑथर मेक्स मेंशन ऑफ द फ्रेंडशिप, ही कोट्स द फ्रेंडशिप दैट existed between डेविड एंड जोनाथन। तो वो क्लासिकल एक एग्जांपल हो गई फ्रेंडशिप की, जैसे हमारे यहाँ भी लोग मिसाल देते हैं जब, तो वो क्लासिकल जो अदर वर्क्स हैं उनको, यानी इंटरटेक्सचुअलिटी जिसे हम कहते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर। बिसाइड्स दिस क्लासिकल इल्यूजन्स देयर इज इल्यूजन, ये एक वर्ड भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इसको भी आप स्टूडेंट में से कोई एक्सप्लेन करेगा। इल्यूजन, इल्यूजन ये भी दो होते हैं, एक इल्यूजन होता है, एक इल्यूजन, तो टेक्निकली इसका क्या मतलब हो। देयर इज आल्सो एन अबंडेंस ऑफ इल्यूजन to the natural history, mostly to the fabulous king, which is its third characteristics, ठीक है। तो क्लासिकल अथॉरिटी से अपनी बात को कंसोलिडेट करना, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थीसिस और एंटीथीसिस में, जैसे जहाँ पे एलिट्रेशन भी हो और मीनिंग भी उसमें मिले और लफ्जों का प्लेयर भी मिले, और एल्यूजन्स को लेके आना। फॉर एग्जांपल, द बुल बीइंग टाइड टू द फिग ट्री लूजेथ हिज टेल, द होल हर्ड ऑफ देयर स्टैंड ऑफ द केज इफ दे स्मेल स्वीट एप्पल। तो इस तरह करके हम कहते हैं कि इसकी जो स्टाइल है यूफियस का, आज इस पर इतनी डिटेल में हमें खैर जाने की जरूरत तो नहीं थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। अभी तो आपको जो नॉलेज चाहिए वो ये है कि एक स्टाइलिस्ट आथर था, एक स्टाइलिश आथर था, जिसने एग्जैजरेटिव डेकोरेटिव लैंग्वेज को, थीसिस और एंटीथीसिस वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया। क्या पर्पस के तहत ये लिखा गया था? पर्पस ऑफ द राइटिंग यूफिस वाज टू इंस्ट्रक्ट एंड द कोर्टियर्स एंड द जेंटलमैन हाउ टू लिव, एंड सो इट इज फुल ऑफ ग्रेव रिफ्लेक्शंस इन द वेटी मॉरल्स, ठीक है। इसमें ना सिर्फ वर्बोसिटी है, एक एग्जैजरेटेड डिक्शन है, बल्कि ये एक वर्क जो है साथ साथ कोर्टियर्स को, जेंटलमैन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी लिखा गया। इसमें बहुत सारे मॉरल मैसेजेस भी हैं। In it, there is also criticism of the contemporary society, especially its extravagant fashions. Though Puritan in tone, it inculcates on the whole a liberal and humane outlook. ठीक है, कहीं के हमें प्योरिटन इन टोन का मतलब है कि मॉरल लेसन है उसके अंदर, प्योरिटन टोन अडॉप्ट कर लेता है आथर, कहीं के पे माशरे की खराबियों को सामने लाने के लिए, जेंटलमैन वे को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन जो इसका ओवरऑल जो मैसेज है वो लिबरल और ह्यूमेन आउटलुक है, जो कि एक रिनेसां कैरेक्टरिस्टिक है। एक और इम्पोर्टेंट वर्क यूफियस के बाद हमारे पास आर्केडिया है, जिस पर हमने काफी बात की हुई है। Arcadia's Cities Arcadia is the first English example of the prose pastoral romance. Just ये repeat हम कर रहे हैं, आप पहले से जानते हैं, which was imitated by various English authors for about 200 years. The story related in the Arcadia, in the midst of the pastoral surroundings where everything is possible, is long enough to cover 20 modern novels. कहा जाता है कि बहुत लेंथी बल्कि वर्क है, कि मॉडर्न नॉवल जो बहुत शॉर्ट होती हैं, आपको पता है, द ओल्ड मैन एंड द सी जैसे इस तरह के 20 नॉवेल्स इसके अंदर समा सकते हैं। But its main attraction lies in its style, which is highly poetical and exhaustive. तो स्टाइल के एतबार से आर्केडिया भी बड़ा स्पेशल है, पोइटिकल है, जहाँ पे आपको हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इसमें सॉन्ग सोनेट्स जगह जगह पे फिट किए गए हैं, पोइटिकल लैंग्वेज यूज की गई है, एग्जॉस्टिव स्टाइल भी है। ये समझते हैं कि कैसे हो सकता है। वन वर्ड इज यूज्ड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट सेंसेस until its all meanings are exhausted, यानी इतने डायमेंशन से उसको यूज करने की कोशिश की जाएगी, हत्ता कि हम महसूस करते हैं कि अब हम इसके डिटेल में चले गए हैं। इस तरह का उर्दू में जो मैंने मिसाल पढ़ी है, मुस्तनसर का जो वर्क है ना,
जब ये लिखते हैं शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, ये नॉवल लिखते हैं, तो अक्सर मैंने देखा कि वो एग्जॉस्टिव जो है वो स्टाइल यूज करते हैं। एक ही बात को बार बार इतने डिटेल से वो बयान करेंगे कि फुली जो है वो डेवलप हो जाती है बात, बल्कि लगता है कि मैं बहुत दफा उसको पढ़ लिया। ऑन द होल, आर्केडिया गोज 1 डिग्री बियॉन्ड यूफियस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड पोइट्री। ठीक है, जहां तक वर्बोसिटी, डिक्शन और एग्जैजरेशन और आर्टिफिशियलिटी का ताल्लुक है, तो वहां लिली डोमिनेंट है। लेकिन जहां तक पोइटिक डिक्शन है, पोइट्री है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां पे हमें लगता है कि सिडनी जो है वो अपने नंबर ले जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और आथर है जो रिचर्ड हुकर। अब इसके बाद हम जिन आथर की तरफ जा रहे हैं उनमें लास्ट पे हमने बड़े आथर को रखा है, फ्रांसिस बेकन को। बाकी जो है नाम है वो कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आप उनको याद रख सकते। रिचर्ड हुकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एज, क्योंकि एलिजाबेथन एज के अंदर मैंने पहले आपको बताया कि ये एक ऐसी एज है जहाँ पे बेशुमार आथर्स है, यानी अगर हम डिटेल में चलना शुरू हो जाएं तो बहुत मुश्किल है कि हम ये सारी एज कवर भी कर पाए। ये एक प्रोलिफिक, एक ऐसी एज थी जहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा जीनियस जो एक टाइम पे वो पैदा हुए। और ये भी हादसा नहीं होता, खैर सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है जो आज भी पाकिस्तान का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो जाए तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि यही लोग जो बिल्कुल लगता है कि हमें कॉपीस्ट हैं, लगता है कि हमें कुछ नहीं करते हैं, यही लोग जीनियस होके निकलेंगे और इतना काम करेंगे कि दुनिया हैरान हो सकती है। तो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। वो आपको जीनियस बनने देगा कि नहीं बनने देगा उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। His one great work is the laws of ecclesiastical polity, जो रिचर्ड हुकर का काम है, the laws of ecclesiastical polity। तो polity is relation to the politics, ठीक है, यूज ऑफ द पावर, एंड ecclesiastical जो है ये रिलेटेड है चर्च के साथ। थियोलॉजिकल एंड आर्गुमेंटेटिव बुक, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, बट एंटायरली अपार्ट फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट, इट विल बी रेड वेन एवर मैन डिजायर to hear the power and the stateliness of the English language। तो इसको आप देख सकते हैं, डिटेल में तो जरूरत नहीं, बस रिचर्ड हुकर और इसकी एक जो मेजर वर्क है बस आप उसको याद रखें। सर वाल्टर रेले, सर वाल्टर रेले रिप्रेजेंट्स हिज एडवेंचरस स्पिरिट एंड एक्टिविटी। बड़े एडवेंचरस थे, बहुत ज्यादा इन्होंने वो ट्रैवल वगैरह भी किया। ही वाज द पोएट, स्कॉलर एंड एडवेंचरर। Really prime work are the discovery of Ghana and the history of the world। ये इनके दो बड़े काम हैं। Written to occupy his prison hours, unfortunately इनको जेल जाना पड़ा। It is interesting chiefly for its style, which is simple and dignified, and for flashes of wit in the poetry and into the fantastic combination of the miracles, traditions, hearsay, and the state records, which he called history। इनकी जो हिस्ट्री है although उतनी ज्यादा रिलायबल तो नहीं है, क्योंकि it depends on hearsay also, on tradition also, on the miracles also, और फैंटास्टिक हिस्ट्री लिखने की कोशिश की है। जैसे एक और हमने जेफरी मनमोथ को देखा था, लेकिन ये उससे शायद ज्यादा रिलायबल है क्योंकि ये इनके अपने ट्रैवल्ड और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हिस्ट्री है, लेकिन ज्यादा सब्जेक्टिव है। बहरहाल इन्होंने एक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कंपोज की और डिस्कवरी ऑफ गाना एक ट्रैवलर लिखा, और गाना जो है वो एक प्लेस है जो इन्होंने डिस्कवर की थी। जॉन फॉक्स, एक और हमारे पास आथर हैं जॉन फॉक्स। फॉक्स विल बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज फॉर हिज फेमस बुक ऑफ मार्टर्स। तो इन्होंने ये लिखी है बुक ऑफ मार्टर्स। Fox had been driven out of the England by the Marian persecutions। Marian persecution ये आगे आ रहा है एलिजाबेथ एज के बाद, इनके साथ ये आया था जब क्वीन जो है मैरी आती हैं और वो प्रोटेस्टेंट को जो है वो कत्लेआम करती हैं उनका। तो मैरियन परसिक्यूशन से बचने के लिए इंग्लैंड से बाहर चले गए। एंड इन द वंडरिंग बट डिलिजेंट लाइफ ऑन द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट व्हेन एवर वी रेफर द वर्ड कॉन्टिनेंट, इसका मतलब होता है यूरोप, ठीक है, कॉन्टिनेंट। ही कंसीव्ड द आइडिया ऑफ राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ द परसिक्यूशन ऑफ द चर्च फ्रॉम अर्लीस्ट डेज टू हिज ओन। तो इसको ख्याल आया कि चूंकि ये खुद भी परसिक्यूशन से बचने के लिए भाग रहा था, तो इससे ख्याल आया यूरोप में घूमते हुए कि क्यों ना हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशन जो लिखी जाए कि चर्च ने अब तक किन किन लोगों को परसिक्यूट किया है। तो इन्होंने फिर to return from England, he translated the Book of Martyrs, which is earliest named as Act and Monuments। ठीक है,
तो उन्होंने हिस्ट्री जो है वो की और इसको ट्रांसलेट भी किया। बुक ऑफ मार्टर्स, जॉन फॉक्स का नाम इसके साथ हम एसोसिएट करके याद रखेंगे। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट आथर हमारे पास है फ्रांसिस बेकन। इनको आपने पढ़ा भी है, लास्ट पे हमने रखने का पर्पज है कि एक तो ये कुछ एलिजाबेथ एज में आता है, इनका टाइम 1561 में इनकी पैदाइश है और 1626 में इनकी डेथ है, और क्वीन मैरी का टाइम भी इनके अंदर आ जाता है। बहुत सा वर्क इन्होंने बाद में किया है एलिजाबेथन टाइम के बाद, इसलिए हमने इसको लास्ट में रख रहे हैं ताकि जब आप अगली एज में जाएं तो उनके साथ फिर इसका टच रहेगा। ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश द लिटरेरी जॉनरा known as the essay, innovated by the French philosopher Montaigne। तो मोंटेन ने जो है वो इन्वेंट किए थे राइटिंग का जो स्टाइल है, राइटिंग का जो एक नया जॉनरा है, वो था ऐसे, और इन्होंने फिर उस फॉर्म को जो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया। Bacon was both a scholar and a creative genius with a unique style of his own. Bacon was the first to introduce the intellectual, personal, reflective essays in a style which is inimitable. Brevity is the soul of the Bacon's essay. ठीक है, अच्छा, brevity is the soul of wit, ये यकीनन शेक्सपियर की लाइन है, brevity is the soul of wit, लेकिन ये कौन से प्ले से है? ये सवाल तीसरा है जो आपने अभी जवाब देना है लेक्चर के बाद। The words chosen by him are crisp and pithy. His sentences, though small, speak volumes. इनके एफोरिज्म स्टाइल है, इनमें इनके जो मैगजिम्स हैं, ये सारा कुछ जो है, बहुत कुछ आपने अपने जो कि टाइम में पढ़ रखा है बस, तो इसको समझने के लिए मेरे ख्याल में आपको जरा भी मुश्किल नहीं आ रही होगी। इट मे बी सेड दैट द एलिजाबेथन इंटेलेक्चुअल प्रोज फाइंड इट्स कल्मिनेशन इन बेकन। जो प्रोज लिली ने उसको इनिशियली स्टार्ट किया, वो जो है फिलिप सेडी ने जो स्टार्ट किया, लिली ने स्टार्ट किया, वो फाइनली जो अपनी हाईएस्ट स्टेज पे जब पहुंचती है प्रोज, तो हमें फ्रांसिस बेकन की राइटिंग मिलती है। तो इनका ना सिर्फ लिटरेरी वर्क है बल्कि ये एक साइंटिफिक माइंड भी रखते थे, साइंटिफिक वर्क्स भी हैं। बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, आल्सो द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एरा। ही आल्सो फैशन इंडक्टिव रिसर्च, तो ये एज ए साइंस में भी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आपको पता है अरिस्टोटल ने मुतारिफ करा दी थी, लेकिन अपने जमाने में उसने डिडक्शन को ज्यादा यूज किया था, और कहते हैं कि फ्रांसिस बेकन ने जो है मॉडर्न साइंस को डेवलप किया, क्योंकि मॉडर्न साइंस अब इंडक्टिव रीजनिंग यानी एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करती है। बेकन आल्सो डिवोटेड हिज स्प्लेंडेड एबिलिटी टू लिटरेरी एंड द साइंटिफिक, दोनों साइड पे इनमें काम किया। ही कंप्लीटेड द एसे, experimented largely, wrote history, scientific articles, and one scientific novel, and made addition to his Instauratio Magna, the great philosophical work which was never finished। अनफिनिश्ड है लेकिन फिलोसफिकली वर्क इन्होंने लिखा है, इन्होंने साइंटिफिक वर्क लिखे, और यहाँ साइंटिफिक नॉवल से मिला साइंटिफिक नॉवल राइटिंग जो उन्होंने की, जो थीसिस कंपोज किया। बेकन्स मास्टरपीसेस हैं सारे तकरीबन, द एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, द नोवम ऑर्गेनम, इंस्टोरेटियो मैग्ना, द ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रू फिलोसफी, एंड द न्यू एटलांटिस। तो ही वाज अ ग्रेट राइटर, और इसके जो एसेज हैं वो तो आपने पढ़ रखे हैं। इसे फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहते हैं। फ्रांसिस बेकन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस। ही proposed at his time a great reformation of the all process of the knowledge, एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज में जैसे उन्होंने वो ऐसे लिखा है, बड़ा दिलचस्प ऐसे है जहाँ पे वो प्रोसेस ऑफ नॉलेज और नॉलेज को रिफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग डिवाइन एंड द ह्यूमन, ही कॉल्ड इट इंस्टोरेटियो मैग्नम, द ग्रेट इंस्टोरेशंस। तो ये साइंस में भी इनकी कंट्रीब्यूशन है। इनकी प्रोज राइटिंग वो फिलोसफिकल है, साइंटिफिक है, हिस्टोरिकल है, और लिटरेरी भी हैं कि उन्होंने एक मास्टरपीस यानी एसेज लिखे, जिनको बाद में जैसे हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, सर सैयद अहमद खान ने जब इंग्लैंड का विजिट किया तो उन्होंने इनसे मुतासिर होकर उर्दू में अपना पहले ऐसे लिखा। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ